बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि पीएन कैडेट सिविलियन सीलर तमाम जॉब्स हैं उनके लिए है और इसमें आज हम टैब्स डिस्कस करेंगे। तो इन टैब्स के बारे में आज मैं बताऊंगा और इनको कैसे सॉल्व करना है, इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आप इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को जान सके और पेपर को पास कर सके। तो सबसे पहले सीरीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज़ क्या चीज़ है? सीरीज़ बेसिकली आपके पास नंबर होता है और इन नंबर से हम सीरीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या आएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 365। और ये कैसे आया? तो सबसे पहले आपने 95 और 125 को माइनस करना है तो आपके पास 30 आएगा। उसके बाद आपने 125 और 155 को माइनस करना है तो आपके पास 30 आएगा। तो इसका मतलब 30 की सीरीज़ चल रही है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो नंबर है उसे माइनस करना है तो 155 माइनस 245 तो 90 आएगा। उसके बाद आपने 245 और 335 को माइनस करना है तो आपके पास 90 आएगा। उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि सबसे पहले 2 दफ़ा 30 ऐड किया गया है, उसके बाद 2 दफ़ा 90 ऐड किया गया, तो उसके बाद फिर क्या ऐड किया जाएगा? इसमें 30 ऐड किया जाएगा। तो जब हम 30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 365। इस तरह आपको सीरीज़ का पता लगेगा। तो आपने सबसे पहले माइनस करके पता करना है कि सीरीज़ में कितने नंबर ऐड किए जा रहे हैं और किस सीक्वेंस से ऐड किए जा रहे हैं। तो आपको सीरीज़ की सीक्वेंस का पता लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसे हम डिस्कस करते हैं। 28, 35, 30, 40, 32। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो इसमें देखिए 28 है, फिर 35 है, फिर 30 है, मतलब 2 और उसके बाद 5, फिर 2, फिर 5, फिर 2। तो आपने दूसरा जो एक ट्रिक होती है सीरीज़ को देखने के लिए, तो सबसे पहले 28, 30 और 32 ये एक अलग सीरीज़ है और ये 35, 40 ये अलग सीरीज़ है। इसमें 2 ऐड किया जा रहा है और इसमें 5 ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर मतलब 5 ऐड किया जा रहा है। तो 40 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 45 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास आंसर 45। जिस तरह 40 से हमने 35 से 40 हमने माइनस किया तो 5 है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 40 में 5 प्लस करना है तो 45 आ जाएगा। यानी कि 35, 40 और 45 और ये है 28, 30, 32 और 34। ऐसे आपने सीरीज़ को भी चेक करना है कि अगर आपका आंसर इस तरह फाइंड नहीं हो रहा तो आप ये इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और सीरीज़ है, इसमें है 5, 11, 17, 23। तो आपने इसमें भी माइनस करके चेक करना है कि कितने माइनस हो रहे हैं और कितने ऐड हो रहे हैं। तो वो सारा आपने अभी चेक करना है। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 29। वो कैसे आया? सबसे पहले हमने 11 को माइनस किया 5 से तो 6 का डिफरेंस आया। उसके बाद हमने 17 को 11 से माइनस किया तो 6 का डिफरेंस आया। उसके बाद 23 को 17 से माइनस किया तो 6 का डिफरेंस है। इसका मतलब 6 का डिफरेंस आ रहा है कि मतलब 5 में 6 ऐड किया तो 11, 11 में 6 ऐड किया तो 17, 17 में 6 ऐड किया तो 23, 23 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 29। तो इस तरह आपने सीरीज के सीक्वेंस को फाइंड करना है। सो 29 इज द करेक्ट आंसर। एनालॉजी क्लासिफिकेशन में लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको नेचुरली पता होते हैं। जिस तरह बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट हियर। आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपने उसमें से जो करेक्ट वन है वो सिलेक्ट करना है। तो चमगादड़ देख नहीं सकता और सांप सुन नहीं सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ऐप, मनकी, चापांजी, पांडा। इसमें से डिफरेंस कौन सा है? मनकी, ऐप और चापांजी ये बंदरों की नस्ल है। जो पांडा है वो डिफरेंट है। तो स्पीशीज के बारे में बताया गया तो पांडा इज डिफरेंट। इस तरह भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। थर्ड जो टाइप है वो भी एनालॉजी की है। इसमें है कि व्हीकल इज टू व्हील्स एज साउंड इज टू वेव्स। आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए होंगे साउंड के बारे में तो आपने करेक्ट वन सिलेक्ट कर लेना है कि व्हीकल जो है वो टायर के लिए, टायर के बगैर व्हीकल कुछ भी नहीं है, तो वेव्स के बगैर साउंड कुछ भी नहीं है।
तो इस तरह के आपसे एनालॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने करेक्ट वन बताना होता है, और ये लॉजिक बेस्ड होते हैं, आपने सिर्फ उसकी लॉजिक बतानी होती है जो नेचुरल यकर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का होता है कि सबसे जो डिफरेंट होता है लिस्ट में से, तो हमारे पास ऑप्शन है मैंगो, ऑरेंज, एप्पल एंड पोटैटो। तो इसमें हमारे पास जो सबसे डिफरेंट है वो कौन सा है? मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, ये जो है ये फलों के नाम है, और जो पोटैटो है ये वेजिटेबल्स है, तो ये डिफरेंट है, तो पोटैटो इज द करेक्ट आंसर। तो आपने सबसे जो डिफरेंट है लिस्ट में से वो बताना होता है। उसके बाद नेक्स्ट, डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट, प्लेट, फोक, स्पून, शुगर। इसमें आप डिफरेंट कौन सा बताएंगे? फोक, प्लेट, स्पून और शुगर। प्लेट, फोक और स्पून ये एक लिस्ट है, मतलब एक ग्रुप है कि स्पून, प्लेट, फोक ये कहाँ पर होते हैं? किचन में होते हैं, और ये खाना खाने के लिए इस्तेमाल हो, जबकि शुगर है ये तो मीठा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शुगर जो है वो सबसे डिफरेंट है, तो सबसे डिफरेंट है कौन सा? शुगर। दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। इस तरह भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये लिस्ट को बिलोंग नहीं करता। इलेक्ट्रिशियन, टेलर, प्रोफेसर, ब्लैक स्मिथ। इलेक्ट्रिशियन, टेलर, ब्लैक स्मिथ, प्रोफेसर। तो इसमें सबसे जो डिफरेंट है वो है प्रोफेसर। वो क्यों? क्योंकि जो प्रोफेसर है वो पढ़ा लिखा है। इलेक्ट्रिशियन, टेलर, ब्लैक स्मिथ ये पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं। ये अगर पढ़ा लिखा है वो भी ये काम सीख सकता है, और अनपढ़ भी ये सीख सकता है, जबकि जो प्रोफेसर है वो अनपढ़ नहीं बन सकता, वो पढ़ा लिखा ही बन सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर। तो इस तरह ऑड वन आउट आपने फाइंड करने के जो सबसे डिफरेंट है लिस्ट में, उसके बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लड रिलेशंस आ जाते हैं। इसमें ब्लड रिलेशन मतलब आपके खूनी रिश्ते होते हैं, जिस तरह मदर फादर तो आप उनके बेटा या बेटी होंगी, अगर ब्रदर सिस्टर तो वो आपके ब्रदर और सिस्टर होंगे, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर तो आप उनके ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होंगे, और अंकल आंट तो आप उनके नेफ्यू या नीस होंगे। तो ये आपने ब्लड रिलेशन याद कर लेने हैं, क्योंकि इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको अपना रिलेशन पता होगा हर किसी रिश्तेदार के साथ। ब्लड रिलेशंस में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, नादियाज मदर इज द सिस्टर ऑफ असलम, असलम फादर इज रहीम, रहीम इज द हस्बैंड ऑफ शबाना, हाउ इज शबाना रिलेटेड टू नादिया। आंसर इसका है ग्रैंड मदर। मगर उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ कि अगर आप इस ट्रिक को कर लेते हैं तो आप ब्लड रिलेशन को फाइंड करने में कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले जो ट्रिक ये है कि आपने नादिया को खुद कंसीडर करना है कि ये आप है, आपके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है कि नादिया यानी यू, योर मदर इज द सिस्टर ऑफ असलम, आपकी अम्मी सिस्टर है असलम की। तो असलम आपके क्या है? असलम आपके मामू है। आपकी अम्मी की जो भाई है वो आपका क्या होगा? वो आपका मामू होगा। तो योर मदर इज द सिस्टर ऑफ असलम, असलम इज योर अंकल। इंग्लिश में इसे बोलेंगे अंकल। नेक्स्ट कंडीशन, असलम्स फादर इज रहीम, यानी योर अंकल फादर इज रहीम, यानी आपके मामू के अब्बू रहीम है। तो रहीम आपके क्या होंगे? वो आपके नाना होंगे, यानी ग्रैंड फादर। तो असलम योर अंकल, फादर इज रहीम, रहीम इज योर ग्रैंड फादर। तो हमें रहीम जो है वो हमारे ग्रैंड फादर है। रहीम इज द हस्बैंड ऑफ शबाना, रहीम हस्बैंड है शबाना के, यानी आपके ग्रैंड फादर हस्बैंड है शबाना के। शबाना आपकी क्या है? शबाना आपकी ग्रैंड मदर है, कि आपके ग्रैंड फादर का जो बीवी है वो आपकी क्या है? वो आपकी ग्रैंड मदर है। तो रहीम योर ग्रैंड फादर इज द हस्बैंड ऑफ शबाना, शबाना इज योर ग्रैंड मदर। तो ये तीनों कंडीशन है हमने देख ली। उसके बाद जो चौथी कंडीशन है वो है हाउ इज शबाना रिलेटेड टू नादिया। इधर हमने क्या देखा था कि शबाना इज योर ग्रैंड मदर, तो शबाना आपकी क्या लगेगी? ग्रैंड मदर। तो इस तरह आपने रिलेशन को फाइंड करना है कि यहाँ पर आपने समझना है कि नादिया आप है, तो आपके मदर का जो भाई है वो आपके मामू है, और आपके मामू का जो अब्बू है रहीम वो आपके ग्रैंड फादर है, और जो रहीम है वो हस्बैंड है शबाना का। तो ग्रैंड फादर का जो हस्बैंड बीवी होती है वाइफ, तो वो आपकी क्या लगेगी? वो आपकी ग्रैंड मदर लगेगी। तो इस तरह आपको आसानी होगी ब्लड रिलेशन
फाइंड करने में। सना इज द डॉटर ऑफ फातिमा, फातिमा इज द सिस्टर ऑफ यासिर, यासिर इज द फादर ऑफ उमर, हाउ इज सना रिलेटेड टू उमर? आंसर इज कजन। सबसे पहले कंसीडर सना एज यू आर द डॉटर ऑफ फातिमा, आप बेटी हैं फातिमा की, तो फातिमा आपकी क्या होगी? फातिमा आपकी अम्मी होगी। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, यू आर द डॉटर ऑफ फातिमा, फातिमा इज योर मदर, ठीक है, फातिमा आपकी अम्मी है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, फातिमा इज द सिस्टर ऑफ यासिर, फातिमा कौन है? वो आपकी अम्मी है, और आपकी अम्मी बहन है यासिर की। तो यासिर आपका क्या है रिश्ते में? यासिर आपके अंकल है, यानी आपके मामू है। तो यासिर भी हमने फाइंड कर लिया कि वो आपके मामू है। उसके बाद फातिमा इज द सिस्टर ऑफ यासिर, तो योर मदर ब्रदर इज यासिर। नेक्स्ट कंडीशन, यासिर इज द फादर ऑफ उमर, यासिर इज द फादर ऑफ उमर, यानी आपके जो मामू है वो अब्बू है उमर के। तो उमर आपका क्या है? उमर आपका कज़न है, कि आपके मामू का बेटा आपका क्या लगेगा? कज़न लगेगा। तो यहाँ पर है यासिर इज द फादर ऑफ उमर, योर मदर ब्रदर इज द फादर ऑफ उमर, यानी आपके अम्मी का भाई फादर है उमर का, तो उमर आपका क्या लगेगा? कज़न लगेगा। तो हाउ इज सना रिलेटेड टू उमर? तो हमने फाइंड कर लिया कि सना जो है वो उमर की कज़न है। जिस तरह सना की जो बेटी है फातिमा की मतलब आप बेटी है फातिमा की, तो फातिमा आपकी क्या है? मदर है। उसके बाद आपकी अम्मी का जो भाई है वो है यासिर, और यासिर अब्बू है उमर का, और जो सना है मतलब आप जो है वो आप जो उमर है वो आपका क्या लगेगा? तो आपके मामू का बेटा यानी कज़न। ऐसे आपने ब्लड रिलेशन को फाइंड करना है। अगर आप ये मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको बआसानी ब्लड रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज को आपने किस तरह सॉल्व करना है आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाती है 90% ऑफ 90 इज। तो याद रखिए कि जो परसेंट होता है, परसेंट ये हमेशा इक्वल होता है 100 के। तो जब हम परसेंट को हटाएंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 100। जब 100 आ जाएगा तो आपने ज़ीरो को ज़ीरो से कट कर देना है, और इस ज़ीरो को ज़ीरो से कट कर देना है, और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 9 को 9 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। जब आप 9 को 9 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 81 आ जाएगा। तो इस तरह आप परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह करना है। देखिए परसेंटेज है, इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा, और हमने 0 को 0 से कट कर देना है, और 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जो कि आपने इस्तेमाल करनी है परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास क्या आएगा? 72 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 60% ऑफ 9। यहाँ पर अभी देखिए 9 के साथ 0 नहीं है, तो हम तो अब 0 कट नहीं कर सकते। तो परसेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो 100 के इक्वल होता है। तो नीचे 100 आ जाएगा। जब हमारे पास 100 आएगा तो 0 0 से कट जाएगा। अब 6 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 9 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 54। अब 54 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो जो 10 है ये पॉइंट है, जब आप इसमें पॉइंट करेंगे तो 5.4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज को। सो द करेक्ट आंसर इज 5.4। तो अगर आपको इस तरह कोई स्टेटमेंट दी जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। ये भी परसेंटेज की किस्म है। इसमें हम 1/3, 1/2 या क्वार्टर फाइंड करते हैं, और 10% ऑफ 90 मतलब आपको उनकी परसेंटेज के क्वार्टर फाइंड करने होते हैं, 1/3 फाइंड करने होते हैं। तो इस तरह आप परसेंटेज के हिस्से फाइंड करते हैं। अभी इसमें जो हमारे पास आंसर है वो 3 है। ये हमारे पास कैसे आया है? सबसे पहले आपने 10% ऑफ 90 निकालना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपने 0 को 0 से कट कर देना है। तो आप 0 को 0 से कट कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 90 क्या होगा? 9 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 9
क्योंकि 0 0 से कट हो जाएगा, 9 होगा। उसके बाद उसका 1/3 निकालना है। 1/3 बोलते हैं 1/3। जब आप 1/3 इसका निकालेंगे तो 3 1 जा एंड 3 3 जा 9, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज को उनके हिस्सों से। 1/3 उनका कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनका हिस्सा कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वार्टर ऑफ 10% ऑफ 120। क्वार्टर बोलते हैं 1/4। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि आपने 0 को 0 से कट कर देना है और 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, 12। आपने 12 का 1/4 निकालना है, चौथा हिस्सा निकालना है। तो जब हम 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। 4 3 जा 12। सो करेक्ट आंसर इज 3। थर्ड क्वेश्चन है 20% ऑफ 1/10 ऑफ 90। अब इसमें जो 20% है ये पहले आ गया, जबकि 1/10 है वो बाद में आ गया। अब ये भी एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कैंडिडेट्स के लिए, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपने 1/10 ऑफ 90 फाइंड करना है। 1/10 ऑफ 90 का मतलब है कि 1/10 यानी 10वां हिस्सा आपने फाइंड करना है 90 का। तो आपने 1/10 को 90 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 से कट जाएगा और 0 0 से कट के और 9 जब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमने इसका 20% निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे। मैंने आपको बताया था कि परसेंट होता है 100 के इक्वल, तो जब हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। जैसे ही हमारे पास 100 आता है तो हम 0 को 0 से कट कर देंगे। 0 को 0 से कट करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18। जब हमारे पास 18 आएगा इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 18, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.8। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं 1/3, क्वार्टर या 1/10 को। आपसे जिस तरह मर्जी सवाल किया जाए, आपने सबसे पहले उसकी जो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है वो फाइंड करनी है, फिर आपने उसका 1/3 फाइंड करना है। इस तरह 10% सबसे पहले फाइंड करें फिर 1/3 फाइंड करें, या अगर आपको इस तरह स्टेटमेंट दी गई है तो सबसे पहले 1/10 ऑफ 90 फाइंड करें फिर 20% फाइंड करें। तो इस तरह आपको आसानी होगी आंसर परसेंटेज का फाइंड करने में। उसके बाद है 10% ऑफ हाफ ऑफ 120। तो ये हमारे पास आंसर है 6। ये हमारे पास कैसे आया, हाफ ऑफ 120 कैसे, आपने 1/2 हाफ बोलते हैं 1/2 और आपने इसका हाफ निकालना है 120 का। तो 120 का हाफ आपको मालूम है कि 60 होता है। अब इसका हम 10% निकालेंगे। जब हम 10% निकालेंगे तो परसेंट जो होगा वो 100 के इक्वल है। तो या तो आप ऐसे कर ले कि 0 को 0 से काट कर दे और वो 100 जो आपको पता ही है कि वो नीचे आएगा तो वो खुद ब खुद काट जाएगा। आप शॉर्टकट के लिए 0 को 0 से काट कर दे और 6 को मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 6। हाफ को 120 तो आपके पास 60 आ जाएगा और 60 को जब हम 10% से करेंगे तो 0 0 से काट के हम जल्दी आंसर फाइंड कर सकते हैं जो कि है 6। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है कि हम स्टेटमेंट को में किस तरह परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह भी है, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी। तो सबसे पहले आंसर है 28% जो है वो हमारे पास गर्ल्स है। ये कैसे आया हमारे पास, फर्स्ट स्टेप है टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं। टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 500। उसके बाद हमारे पास बॉयज कितने हैं जो कि मेंशन है 360 बॉयज है। उसके बाद टोटल स्टूडेंट कितने 500 है और बॉयज कितने 360 है और इक्वल टू हम गर्ल्स फाइंड करेंगे। तो 500 में से हम 360 बॉयज को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बच जाएंगी वो क्या होंगी, वो गर्ल्स होगी। तो 140 हमारे पास गर्ल्स आ गई है। तो हमारे पास
फाइंड हो गया कि हमारे पास गर्ल्स कितनी है, 140। उसके बाद हम परसेंटेज फाइंड करेंगे गर्ल्स की, क्योंकि हमारे से पूछा गया परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी। तो इसका फार्मूला है गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। गिवन वैल्यू हमारे पास क्या है, 140। 140 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 500 मल्टीप्लाई 100। तो 140 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई 100, तो 140 डिवाइड बाय 5, ये हमारे पास कैसे आया। हम 0 को 0 से काट कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 28। अब ये 28 कैसे आया, आपने 140 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, और आपके पास आ जाएगा 40। जब आपके पास 40 आएगा तो आप करेंगे 5 8 जा 40, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 8 जा 40। तो हमारे पास परसेंटेज फाइंड हो जाएगी 28%। इस तरह आप परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देयर आर 30 पैसेंजर इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मेन, देन द परसेंटेज ऑफ वुमेन इज। तो इसका जो आंसर है वो है 33.33%। सबसे पहले हमने परसेंटेज फाइंड करनी है वुमेन की, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 30 पैसेंजर्स, तो हमने टोटल पैसेंजर मेंशन कर देने हैं 30। उसके बाद हमारे पास गिवन है मेन, मैन हमारे पास गिवन है 2/3। उसके बाद हमने परसेंटेज फाइंड करनी है वुमेन की। तो सबसे पहले हमने मैन की तादाद को कैलकुलेट करना है। तो मैन की तादाद को कैलकुलेट करने के लिए 2/3 मल्टीप्लाई 30 करेंगे, क्योंकि टोटल पैसेंजर है उसमें से हमने जो मैन है उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसको निकालना है। तो 2 × 10 = 20। 3 को आपने काट कर देना 30 से, तो 3 10 जा 30, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। उसके बाद हमने वुमेन को फाइंड करना है। तो वुमेन को फाइंड करने के लिए हमने मीन को टोटल से माइनस करना है। तो वुमेन = टोटल माइनस मीन = 30 - 20 = 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वुमेन। अब हमारे पास है कि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमारे पास जो गिवन वैल्यू होती है उसको टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो हमारे पास है 10, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू से। टोटल वैल्यू हमारे पास गिवन है 30। जब हम 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 × 10 डिवाइडेड बाई 3, तो 100 डिवाइडेड बाई 3 = 23.3%। तो ये कटिंग कैसे हुई है इसका मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने 0 को 0 से काट कर देना है, और ये जो 10 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 × 10 हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 100। 100 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33.33%। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, और ये हमारे पास 3। अब 3 3 जा 9, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10। फिर हम करेंगे 3 3 जा 9, फिर हमारे पास क्या आएगा 1। फिर हम पॉइंट लेंगे और 0 नीचे आ जाएगा। फिर 3 3 जा 9, और फिर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह हम पॉइंट लेंगे तो हमारे पास कंटिन्यूसली 3.333333 रिपीट होगा। तो हम फर्स्ट 2 डिजिट को मेंशन करके उसका आंसर बता देंगे। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज को और उसके आंसर को, बस आपने फार्मूला याद रखने।
नेक्स्ट हमारे पास एज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आप एज प्रॉब्लम्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इफ अली's present age is 5 years and Sidra is twice of Ali's age, calculate age of Sidra when Ali is 11 years old. Answer is 16. सबसे पहले आपने डिफरेंस फाइंड करना है, एज गैप कितना है, सिद्रा और अली के दरमियान जो एज गैप है वो कितना है। तो अली एज कितनी है, वो 5 इयर्स है, और सिद्रा की एज क्या है, वो है ट्वाइस ऑफ अली, मतलब कि अली के एज की डबल है। तो अली की एज को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो सिद्रा की एज आ जाएगी 10 इयर्स। अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे इन दोनों के दरमियान गैप कितना है। तो सिद्रा की एज है 10 इयर्स, अली की एज है 5, तो 10 - 5 = 5 इयर्स। दोनों बहन भाइयों के दरमियान जो गैप है वो है 5। अब हम कैलकुलेट करेंगे एज ऑफ सिद्रा व्हेन अली इज 11 इयर्स ओल्ड, जब अली 11 साल का हो जाएगा तब सिद्रा की एज क्या होगी। तो अली की जो एज है वो है 11 इयर्स, तो सिद्रा की एज क्या होगी। हमने जो गैप फाइंड किया था 5, दोनों के एज जो उम्र है उनके दरमियान, तो अली की जो 11 साल है उसमें हमने वो गैप ऐड कर देना है, 11 + 5 इयर्स जो गैप था, तो सिद्रा की एज हमारे पास आ जाएगी 16 इयर्स। आपने सबसे पहले गैप फाइंड करना है, उसके बाद जितने मर्जी उम्र बढ़ जाए आपने उस गैप से उसको फाइंड कर लेना है आंसर को, तो आप एज प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हैं। मैनुअली मैं आपको बताऊं तो आपने एज गैप जो है वो फाइंड किया 5, अगर अली कल को 12 साल का भी हो जाता है तो आपने वो गैप ऐड करके सिद्रा की एज फाइंड कर लेनी है। तो अगर 12 साल का फर्ज करें अली है तो +5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिद्रा की एज 17। तो इस तरह आप बआसानी फाइंड कर सकते हैं एज प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ माई एज इज 10 years एंड ब्रदर इज 2 times माई एज, व्हाट विल बी ओवर रेशो आफ्टर 10 years। यहाँ पर रेशो को ऐड करके कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना दिया गया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हमारे पास जो आंसर है वो है 2:3। तो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, आपकी एज है 10, माई एज इज 10 years, ये गिवन है। उसके बाद है ब्रदर इज 2 times माई एज, ब्रदर की एज है वो मेरे से 2 गुना बड़ी है, तो आपने 2 × 10 करना इज इक्वल टू 20, तो आपके पास 20 आ जाएगी ब्रदर की एज। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस में आपने ब्रदर एज को माइनस करना है अपनी एज से, 20 - 10 इज इक्वल टू 10 ईयर डिफरेंस आ रहा है ब्रदर एज के और माई एज में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है, व्हाट विल बी ओवर रेशो आफ्टर 10 years, 10 साल बाद हमारी एज रेशो क्या है। अगर 10 साल बाद डिफरेंस तो सेम ही होगा, अगर 10 साल बाद आप 40 के भी होंगे तो आपका जो भाई है वो आपसे 10 साल बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। तो माई एज जो है वो 10 साल बाद क्या होगी, 10 + 10 इज इक्वल टू 20। मैं 10 साल पहले 10 साल का था, 10 साल बाद 20 साल का हो गया। उसके बाद जो मेरी ब्रदर की एज है वो है 20 साल के थे 10 साल पहले, 10 साल बाद 30 साल के हो गए। अब रेशो फाइंड करना है 20 और 30, माई एज 20 है और जो ब्रदर एज है वो है 30, तो हमने 0 को 0 से काट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2:3। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं एज को, 0 को 0 से कट करें आपके पास 2:3, आपके पास ये जो है रेशो आ जाएगी आफ्टर 10 years। आपने बस फाइंड करना है गैप को, कि गैप कितना है। आप दो जो कैलकुलेशन है उनके दरमियान, अगर वो ब्रदर है या सिस्टर है उनके दरमियान गैप कितना है, उसी गैप को आप आफ्टर 10 years या 20 years आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर करेक्ट आएगा। क्योंकि अगर आपका भाई आपसे 10 साल बड़ा है तो आफ्टर 20 years तब भी आपका 10 साल ही गैप रहेगा। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं एज प्रॉब्लम्स को।
उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं। इसमें आपके पास स्टेटमेंट गिवन होती है इस तरह, इफ 4th डे ऑफ मंथ इज संडे द 19th डे विल बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मंडे। अब नंबर ऑफ डेज कितने हैं वीक में, 7 है। 4th डे क्या है, संडे है। इसमें अब हम 7 ऐड करेंगे, 4th + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 11। अब 11th क्या है, 7th जो है वो 7वां जो दिन होता है वीक का वो क्या होता है, संडे। और जो अब भाई हमारे पास 4th डे था वो क्या था, संडे। जब हम 4 में +7 करेंगे तो 7वां जो आखिरी दिन था वो क्या था, संडे। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो 11 आएगा वो क्या होगा, संडे। उसके बाद आगे हमने ऐड करना है 19 तक जाके 7 हमने ऐड करते जाना है। अब 11 में हम 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18। अब 18th जो डे है वो क्या है, हमारे पास संडे है, क्योंकि 7th का जो आखिरी दिन होता है, 7वां जो दिन होता है हफ्ते वीक का, वो क्या होता है, संडे होता है। अब 18 हमारे पास क्या है, हमें पता लग गया कि ये संडे है। तो जो 19 होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा मंडे। आपको जो है थोड़ा सा और बेहतर समझाने के लिए, जिस तरह जो 1 होता है वो क्या होता है, मंडे होता है, मंडे। तो हमारे पास जो 7वां दिन होता है हफ्ते का वो क्या होता है, संडे। जब आप जो हमारा अभी हमारे पास है कि 4th जो डे है वो हमारे पास है संडे। अब हम इसमें 7 ऐड करेंगे। तो जब हम 7 ऐड करेंगे तो जो 7वां दिन है हफ्ते का वो क्या होता है, वो होता है संडे। जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास 11th डे आएगा। 11th डे मंथ का क्या होगा, वो होगा संडे, क्योंकि 4th डे जब वो संडे है। तो उसके बाद जब हम 7 और ऐड करेंगे तो तब भी ऐड करके 11th डे हमारे पास क्या आएगा, संडे आएगा। उसमें फिर हम 7 ऐड करेंगे, फिर हमारे पास संडे आएगा, वो हो जाएगा 18। 18 का जो नेक्स्ट है वो 19 है। तो 19 क्या है, वो हमारे पास है संडे के बाद आता है मंडे। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ डेज को। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ 14th डे ऑफ मंथ इज संडे देन 4th डे ऑफ मंथ विल बी। तो ये है थर्सडे। अब 14 7 में हम 7 ऐड करेंगे 14, तो हमारे पास क्या आएगा, संडे आएगा। 14 डे ऑफ मंथ क्या है, वो संडे। इस तरह के हमें पता लग गया कि 7 +7 14 होता है और वो संडे होता है। अब 4th डे ऑफ मंथ क्या होगा, तो आपने पहले जो 7 है, पहले हफ्ता जो है वो 7 दिनों का होता है, तो आपने उसको गिनना है। तो 4th डे हमारे पास क्या है, थर्सडे है। जिस तरह भी पहले हफ्ते के दिनों को मैं गिनूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्सडे। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ वीक्स को डिवाइड करके आप फाइंड कर सकते हैं बआसानी कि कौन सा डे आएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास ये अल्फ़ाबेट गिवन होते हैं और हमने इसका सीक्वेंस फाइंड करना होता है कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या आएगा। अभी हमारे पास ये देखिए BEJNQ। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेट है, हमारे पास है B। उसके बाद हमारे पास आया E। तो ये देखिए 2 लेटर का गैप आया। उसके बाद हमारे पास E के बाद क्या आया, J। हमारे पास J आया, तो हमारे पास कितने लेटर का गैप आया, 4 लेटर का गैप आया। उसके बाद हमारे पास आता है Q, तो 6 लेटर का गैप आया, ये Q है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर 2 लेटर का गैप आया, यहाँ पर 4 लेटर का गैप आया और यहाँ पर 6 लेटर का गैप आया। तो क्यों के बाद हमारे पास कितने लेटर का गैप आएगा, 8 लेटर का। तो 3 and 2 8। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा Z। हमारे पास Z आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज Z। तो इस तरह आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ACFJNO। तो यहाँ पर भी आपने लेटर का गैप फाइंड करना, जिस तरह भी A and C, तो 1 लेटर का गैप आया। उसके बाद C and F, तो 2 लेटर का गैप है। तो इस तरह फिर अब F and J, तो ये यहाँ पर 3 लेटर का गैप आएगा। इस तरह भी 4 लेटर का गैप आएगा। देखें 4 लेटर का गैप आया तो हमारे पास आया O। तो उसके बाद 5 लेटर का गैप आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, U। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है U। थर्ड क्वेश्चन इज L, M and N। तो यहाँ पर भी बिल्कुल आपने उसी तरह करना है।
सबसे पहले L है, उसके बाद M है, फिर N है, तो हमारे पास क्या आएगा O। एक सीक्वेंस चल रही है L M N और नेक्स्ट हमारे पास क्या है O। तो इस तरह हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज O। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ z इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5, देन जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या अल्फ़ाबेट आएगा। तो सबसे पहले देखें, z हमारे पास है 2, यहाँ पर z 2 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x है वो है 5। तो यहाँ पर देखें z के बाद x आएगा तो हमारे पास एक अल्फ़ाबेट छोड़ आगे, उसके बाद v आएगा, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट का गैप आ रहा है तो नेक्स्ट जो सीक्वेंस होगा उसमें भी एक अल्फ़ाबेट का गैप होगा। तो हमारे पास तो v आ गया। अब इसका जो डिजिट है वो कैसे हम फाइंड करेंगे। इस तरह भी g में 2 है, फिर हमारे पास क्या है 5 है। तो जब 5 को हम 2 से माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, इसका मतलब 3 ऐड हो रहा है। तो 5 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 8। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं V8 इज द करेक्ट आंसर। x5 के बाद V8 आएगा, सो V8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है if c is equal to 3, f is equal to 6, i is equal to 9, then what is the value of m। तो यहाँ पर देखें c 3 है, क्योंकि इसके बाद उसके बाद e जो है वो क्या है, बल्कि f हमारे पास 6 है। देखिए c की जो नंबरिंग है वो क्या है a b एंड c तीसरे नंबर पे आ रहा है। उसके बाद d e एंड f, तो f जो है वो 6 नंबर पर आ रहा है। उसके बाद i यहाँ पर हमारे पास ये है, i जो है वो हमारे पास 9th नंबर पर आ रहा है। तो देखिए 8 7 8 और 9। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं m की वैल्यू क्या होगी। तो m को हम काउंट करेंगे i के बाद j के l m, तो i की वैल्यू क्या है 9 10 11 12 और ये हमारे पास आ जाएगा 13। सो द करेक्ट आंसर इज 13। ऐसे हमें आसानी होगी, अल्फ़ाबेट हमारे पास लिखे होंगे तो हमें आसानी होगी फाइंड करने में। तो द करेक्ट आंसर इज 13। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 13। तो अगर आप ABC लिख लेते हैं अपनी जो रोल नंबर स्लिप की बैक साइड में पेंसिल से, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको आसानी होगी, ये एक ईजी तरीका है फाइंड करने का।